दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं जो दिए जाते थे पहले 2018 से, ये उसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया था जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने। और उसके बाद इस ऑर्डर और इस केस में कुछ नई डेवलपमेंट्स उस वक्त हुई थी जब उन्होंने ये कह दिया था कि जो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जो आज खुद नोटिस केसेस या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो बराह रास्त दरखास्तें दायर की जाती हैं इनको एंटरटेन ना किया जाए, क्योंकि आज खुद नोटिस के केसेस से पहले रूल्स अमेंड होने चाहिए। और वो एक बड़ा तफसीली उन्होंने 29 मार्च को तफसीली फैसला जारी किया था। फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस में कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई, फिर उसके ऊपर सर्कुलर जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि वो जजमेंट बाइंडिंग नहीं है दीगर फैसलों के ऊपर, उससे पहले 5 रुकनी जजमेंट है, लिहाजा जो सू मोटो के जो केसेस था इंतखाबात का ये इफेक्ट नहीं होगा। फिर सर्कुलर के बाद एक नई डेवलपमेंट हुई कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने उसके ऊपर ख़त लिख दिया। उस ख़त के ऊपर नई डेवलपमेंट ये हुई कि वफाकी काबीना ने रजिस्ट्रार को हटा दिया। ये केस तो बहुत छोटा सा था लेकिन ये फैलता फैलता बहुत बड़ा बन गया। अब ये तमाम इश्यूज इस फैसले में आप समझते हैं एड्रेस होंगे? जी बिल्कुल। अदालत ने आज जब समाअत शुरू की, ये सू मोटो केस नंबर 4/22 है, 2022 का ये सू मोटो केस है। उसमें सवाल ये था कि क्या हाफिज़ कुरान को मेडिकल के तलबा को इजाफी 20 नंबर क्यों दिए जाते हैं, ये वो सवाल था। आज जब समाअत हुई तो जो PMDC के वकील थे अफनान करीम कुंडी, उन्होंने अदालत को ये बताया कि ये शायद उस वक्त जब नोटिस भी लिया गया था उस वक्त भी ऐसी कोई बात नहीं थी कि हाफिज़ कुरान को तलबा के जो तलबा हैं उनको 20 इजाफी नंबर्स नहीं दिए जाते थे। साल 2018 से पहले ये था जब PMDC को ख़त्म करके PMC बनाया गया, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, उसके बाद इस सहूलत को भी ख़त्म कर दिया गया था। लिहाजा जब ये 2022 में उसको नोटिस लिया गया तब भी ऐसी कोई सहूलत नहीं थी हाफिज़ कुरान तलबा को, लिहाजा ये असखुद नोटिस से डे 1 से ही गैर मौसर था। लेकिन ये कितनी दिलचस्प बात है कि जो असल मुद्दा है जिसके हवाले से एक हाइप क्रिएट हो गई थी, उस मामले पे बेंच ने कोई रिमार्क्स नहीं दिए और जज साहिबान ने कहा कि ये मामला ख़त्म हो गया और इस पे हम दीगर जो एस्पेक्ट इस केस से जुड़े हैं उस पर भी हम फैसला देंगे। देखिए, क्योंकि इस आज खुद नोटिस के बाद होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी डेवलपमेंट्स थी। उसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा का वो फैसला था जिसमें आज खुद नोटिस से रोकना था, फिर उसके बाद रजिस्ट्रार की तरफ से सर्कुलर था, सर्कुलर के बाद जस्टिस काजी फायज़ ईसा का ख़त था, उसके बाद वफाकी काबीना का फैसला था। इस आज खुद नोटिस की जब बुनियाद को परखा गया तो उसमें यह बताया गया कि PMDC ने बताया कि हमने पहले दिन ही कंसाइज स्टेटमेंट में ये बता दिया था कि ये गैर मौसर है। तो उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी कहा कि हैरानकुन तौर के ऊपर के एक गैर मौसर चीज़ के ऊपर खुद नोटिस और उसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स, तो अदालत ने ये मुख्तसरन ये कह दिया कि ये गैर मौसर है, हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं। और इसके बाद होने वाली जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं, जो इसके बाद कॉन्सिक्वेंस में जितने भी ऑर्डर्स या जो डेवलपमेंट्स हुई उसके ऊपर हम मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। आमिर, अब फुल कोर्ट जो है, यानी फुल कोर्ट ने जो बैठना था, तमाम जज साहिबान है, इस वक्त जो अवेलेबल 15 जज साहिबान हैं, उन्होंने बैठ कर वो 191 के तहत वो जो प्रिंसिपल हैं वो तय करने थे। अब लगता है ये 6 जज साहिबान वो असूल तय कर देंगे, वज़ा कर देंगे 184(3) के हवाले से, और बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से ये इख्तियारात जो हैं, ये 6 रुकनी बेंच असल इस मामले पे वो असूल तय करने जा रहा है। देखिए, इस हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि देखिए वो तो उसमें क्योंकि कानून साजी भी हुई है, साथ में उसके ऊपर जजमेंट्स भी आई हैं, ऑर्डर्स भी आए हैं, एक अलग बहस भी हुई है, इख्तलाफी नोट्स भी आए हैं, लिहाजा वो एक बड़ी डेवलपमेंट होगी, उस कॉम्प्लेक्स मैटर है, उसको शायद इस सवाल में एड्रेस ना किया जाए। ये बुनियादी तौर के ऊपर इस आज खुद नोटिस के बाद होने वाली जो 4 बड़ी डेवलपमेंट्स थी उन चारों डेवलपमेंट्स को ये एड्रेस करेगा। उसमें रजिस्ट्रार को ओहदे से हटाना हो, जस्टिस काजी फायज़ ईसा का आज खुद नोटिस के केसेस को रोकना हो समाअत से, साथ में जो सर्कुलर्स का मामला था, इन सवालों को एड्रेस करेगा। और उसके लिए जो दीगर एस्पेक्ट्स हैं उनके लिए कोशिश तो की जा रही है। चीफ जस्टिस ने दीगर तमाम जो सीनियर जजेस हैं उनसे मुशावरत भी की, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला, लेकिन वो मुशावरत का अमल जारी है। लेकिन अभी फ़िलहाल लगता है कि मुस्तकबिल करीब में ये मामलात इस तरह हल ना हो, शायद इसमें वक्त लगेगा। लेकिन जो तमाम तर ये कॉन्स्पिरेसीज और ये एक थ्योरीज डेवलप हो गई थी और बिल्कुल एक हेड ऑन की पोजीशन थी जजेस के दरमियान, ऑल्दो कि वो अभी बढ़ भी सकती है, लेकिन फ़िलहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसको सेटल करने के लिए ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया। 6 रुकनी बेंच है जो इन तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करेगा, जिसने आज खुद नोटिस को आज ही क्लोज़ कर दिया, ख़त्म कर दिया है, और दीगर तमाम चीज़ों को भी, इन सवालात को भी इसमें एड्रेस। बहुत शुक्रिया। कमरा अदालत नंबर 2 से शुरू होने वाला मामला कमरा अदालत नंबर 1 यानी चीफ जस्टिस की अदालत में गया, वहाँ से एक फैसला आया और उसके बाद ये मामला कमरा अदालत नंबर 3 में आया
और इस मामले को फाइनलिटी देने के हवाले से अब 6 जज साहिबान मुख्तसर समात के बाद फैसला महफूज करने के बाद अपने चैम्बर्स में जा चुके हैं और ये फैसला अब से चंद दिन बाद आएगा, इस बात का इम्कान है। और वो जो बहुत सी चीज़ों के तय होने हैं, कौन जो है रोस्टर बनाने का इख्तियार रखता है, 184(3) के हवाले से मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स जो हैं वो इसमें जज साहिबान कमरा अदालत से उठते हुए ये कह गए हैं कि इस खुद नोटिस से जुड़े हुए दीगर आस्पेक्ट पे भी हम फैसला देंगे। जी अदील, ये मालूम नहीं क्यों, बहरहाल मुझे ये गुमान गुजर है कि वो इलेक्शन वाला फैसला तो बड़ा वाज़े आ गया, लेकिन ये जो अब तक की अपडेट्स और जो आपने रिमार्क्स और फैसला जो सुनाया अभी तक, उससे तो तासुर ये उभरता है कि गालिबन ये उससे भी बड़ा कोई अहम वाक़या हो सकता है, गालिबन कोई मिसकंडक्ट का मामला भी ज़ेरे बहस ना आ जाए। जी, इसमें जब ये चीज़ तय होगी कि किसका क्या इख्तियार था, इसमें यह तय होगा कि इस मामले पे चूँकि एक नई डिबेट शुरू कर दी थी जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा के फैसले के बाद, उस पर इंतज़ामिया जो यानी रियासत का एक सतून के एक हिस्से ने जब ये इस पर फैसला दिया तो रियासत का दूसरा सतून चंद घंटों में मुतहर्रिक होने के बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी गई। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक अहम ओहदेदार को विड्रा कर लिया गया, उनके नोटिफिकेशन को, और ये एक बड़ा डिस्टर्बिंग था। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। जामी साहब, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार का मामला होता है तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में जो डॉक्टर फ़कीर हुसैन है उनका मामला आया था, उसमें जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उनको तलब किया था तो चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त स्टैंड लिया था। जो रजिस्ट्रार होता है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बड़ा करीबी ऑफिसर होते हैं ये, और ये इनका बड़ा अहम किरदार होता है। आज भी जब इसका रोस्टर जारी किया गया तो उन्हीं रजिस्ट्रार के दस्तखतों के साथ ये नोटिस जो है ये जारी किया गया और उनके दस्तखत इस पे मौजूद थे। ये भी एक पैगाम था। और इसमें पैगाम के दो पहलू हैं अदील। एक पैगाम का पहलू ये जिसकी निशानदेही आपने की कि उन्हीं के दस्तखतों से ये जारी हुआ, और दूसरा पहलू ये कि जो 6 रुकनी बना उसमें मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब भी शामिल हैं, जिनके बारे में खुद चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि किसी को पैगाम देना था। तो ये 2 बड़े अहम पैगाम हैं इस सारी और आज मैं ये भी बताऊं, बिल्कुल अच्छा, बड़े अहम पैगाम है। आज जब कमरा अदालत नंबर 3 में हम मौजूद थे और कमरा अदालत नंबर 1 में ज़ाहिर है जब ये जज साहिबान बैठे होते थे उस वक्त एक पॉलिटिकल माहौल ने भी इस सारी चीज़ को हाईजैक किया होता था। तो उसमें और आज जब कमरा अदालत नंबर 3 में चूंकि खुद जनाब जस्टिस एजाजुल हसन इसको हेड कर रहे थे, तो जज साहिबान, उनके एक्सप्रेशंस, उनका एतमाद और जिस तरह उन्होंने इस मामले पे आते ही क्वेश्चंस किए और उसके बाद वो मुख्तसरन इस पे बात करने के बाद, यानी ये चंद मिनट्स की भी, 5 मिनट की भी कार्रवाई नहीं थी, और उसमें जब वो उठे तो बड़ी क्लैरिटी के साथ वो ये पैगाम देकर उठे, ये बताकर उठे काउंसिल को और कमरा अदालत में मौजूद लोगों को कि ये मामला हमने ख़त्म किया है। और इसमें और ना सिर्फ अदील ये ना सिर्फ ये क्लैरिटी थी बल्कि इंतहाई मुत्तफिका मामला था 6 रुकनी बेंच के यहाँ अभी तक। बिल्कुल मुत्तफिका बज़ाहिर लग रहा था, क्योंकि जब ये तो सामने आएगा जब तहरीरी तौर पर, लेकिन उस क्लैरिटी से ये लग रहा था जो आप फरमा रहे हैं कि ये एक मुत्तफिका इस हवाले से चीज़ थी कि इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं देना, इस मामले पे कोई आर्गूमेंट्स नहीं सुनने, इस मामले पे अटॉर्नी जनरल को नहीं बुलाया जाना, इस मामले पे अदालती मुआवन मुकर्रर नहीं करने, इस मामले को सेटल करना है, इस मामले को हल करना है। चीफ जस्टिस ने जो उन्होंने मुनासिब समझा उन जज साहिबान को शामिल किया, जिन जज साहिबान के हवाले से एक जमात की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया, और उन जज साहिबान को शामिल किया गया, एक ताकतवर बेंच बनाया गया, 6 जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया। और चूंकि 5 रुकनी बेंच जो कि ये कह चुका है कि चीफ जस्टिस इज़ द मास्टर ऑफ रोस्टर्स, और उसके बाद फिर चूंकि 184(3) की कुछ चीज़ें सेटल होनी थी, काजी फायज़ ईसा साहब के फैसले ने और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले ने एक नई डिबेट चूंकि शुरू कर दी थी, तो उसके बाद अब ये प्रिंसिपल तय होने जा रहे हैं। और इसमें जो रजिस्ट्रार ने अपना चार्ज नहीं छोड़ा, रजिस्ट्रार का नोटिफिकेशन विड्रॉल का एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन जो जारी कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें रिलीव नहीं किया, ये इटसेल्फ एक बड़ी डेवलपमेंट है। और जब मैं आपको ये बताता चलूँ
कि इससे पहले भी जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो एक रजिस्ट्रार से मुतल्लिक बात कर चुके हैं। इनसे पहले जो रजिस्ट्रार थे तो उनसे मुतालिक उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख कर ये कहा था कि ये रजिस्ट्रार जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस लगाने के हवाले से इन्होंने कुछ तरजीहात इन्होंने सेट कर रखी हैं उनके रवैये के हवाले से। तो वो रजिस्ट्रार साहब जो हैं 3 महीने की छुट्टी पर चले गए थे। उसके बाद वो रजिस्ट्रार साहब वापस नहीं, क्योंकि ये आम तौर पर 2013 के बाद से जितने भी रजिस्ट्रार आते हैं वो DMG यानी अब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप जो है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो ग्रुप है, इसके आमतौर पे अफसर लाए जाते हैं। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ये कह रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 175(3) के तहत जो इंतज़ामिया जो है इसको जुडिशरी से, एग्जेक्टिव को जुडिशरी से अलग होना चाहिए। और इस पे आज हमारी मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से सुप्रीम कोर्ट में बात हुई कि ये क्या मामला है, क्यों रजिस्ट्रार जो जस्टिस काजी फाइज ईसा भी कहते हैं कि जुडिशल अफसर को यहाँ पर लाकर लगाना चाहिए। तो उसमें एक बड़ी अहम बात सामने आई कि चूंकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो 22 ग्रेड का अफसर होता है, तो 22 ग्रेड का जो अफसर हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास फिर जुडिशल अफसरान उस तरह अवेलेबल नहीं होते। यहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डेप्टी रजिस्ट्रार वो एलिवेट होके आमतौर पे ऊपर जाते ज़रूर हैं, लेकिन 2013 के बाद से लेकर अब तक 5-6 जितने भी रजिस्ट्रार लगे हैं वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लगाए गए हैं। तो काजी फाइज ईसा साहब का इस पे इख्तिलाफ ये है कि ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये जो इंतज़ामिया है, इसके लोगों को यहाँ इस पोस्ट पे नहीं लगना चाहिए। ये एक जुडिशल मामला होता है और रजिस्ट्रार के पास बहुत सी ऐसी पावर्स होती हैं जो जुडिशल मामले के साथ जो लिंक्ड होती हैं। तो वो इनिशियली वो दरख्वास्त को मुस्तरद करना, इतराज़ लगाना। तो ऐसे में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जो ये मौक़िफ़ जो उन्होंने ख़त लिखा, तो बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने रजिस्ट्रार के साथ खड़ी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस रजिस्ट्रार को रिलीव नहीं किया, इशरत अली को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इस मामले पे जो बेंच बनाया है, अब इसका फ़ैसला तो न जाने कब आएगा, लेकिन वो रजिस्ट्रार साहब जो हैं कब तक काम करते रहेंगे, उस नोटिफिकेशन। लेकिन ये इस सब के बावजूद अदील मैं बार बार ये नुक्ता उठा रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ कि एक गुमान या ख्याल ये भी है कि ये मामला अब यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि जिस हद तक ये सूरत हाल को उसकी तस्हीह की गई या फिक्स किया गया है या करने की कोशिश की जा रही है, उसमें फिर मिसकंडक्ट का ऑप्शन भी खुलता है ना जी। अगर आप आज खुद नोटिस ख़त्म कर रहे हैं, वो जो कैबिनेट डिवीजन का ऑर्डर है उसे मुस्तरद कर रहे हैं, इशरत साहब वहाँ मौजूद हैं, तो फिर ये मिसकंडक्ट की भी गुंजाइश कहीं निकलती होगी कहीं ना कहीं। जामी साहब, बिल्कुल आने वाले दिन काफ़ी हंगामा खेज होने जा रहे हैं और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पर प्रोसीडिंग्स कवर करते हुए, और इसके अलावा यहाँ इक़्तिदार के वानों में बैठे हुए लोगों के जो जेस्चर्स हैं इस फैसला आने के बाद भी, और जो वो मज़ीद इस हवाले से क्या राय रखते हैं, तो ये असल मामला से चंद दिन बाद शुरू होने जा रहा है। 10 अप्रैल की तो डेडलाइन है, 11 अप्रैल को रिपोर्ट पेश होनी है। 11 अप्रैल को अगर रिपोर्ट पेश हो जाती है और उसमें ये कह दिया जाता है कि ये फंड्स दे दिए गए हैं, फिर तो समझे मामला ख़त्म हो गया, ये लड़ाई ख़त्म हो गई। लेकिन ये सूरत हाल वाज़े हो जाएगी 11 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी आएगी, तो उसमें चाहे अंदरूनी कंडक्ट के मामलात इस बेंच का मामला हो या इंतज़ामी तौर पे इलेक्शन वाले मामलात पर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जाए कि इस पे अदालत, ये बड़ा अहम नुक्ता जो आपने उठाया है, नहीं है जी, बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया। इसमें सिर्फ यही अर्ज करनी है अब तक की सूरत हाल को देखने के बाद कि ये 6 दिन के बाद आपने 20 अरब रुपए जमा करवाने हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मैं बार बार कह रहा हूँ, उस फैसले की अहम जो नुक्ता है उसमें एक नुक्ता ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने ये 6 दिन बाद रिपोर्ट देनी है सुप्रीम कोर्ट को कि मिल गए हैं फंड, सिक्योरिटी मिल रही है या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपसे ताउन नहीं होता तो आप अदालत से फ़ौरन रुजू करें और उसके बाद फिर अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। और उस मुनासिब हुक्म के ऊपर मैंने साद रसूल साहब से बड़ी तफसीली आज बहस भी की है, और उन्होंने फिर रहनुमाई फरमाते हुए ये कहा कि ये मुनासिब हदायत जो है ये एक और वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली का बायस भी बन सकता है। साद रसूल साहब, ये जो अदील वड़ाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, 6 रुकनी बेंच, इंतहाई मुख्तसर समात बट वेरी मच क्लियर हेडेड समात थी और इंतहाई मुत्तफ़िक का मामला लगा, आज खुद नोटिस उड़ा दिया। उसके बाद ये रजिस्ट्रार भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो ये मुझे क्यों गुमान गुजरा है कि ये तो मामला मिसकंडक्ट की जाने भी कहीं जा सकता है किसी मामले में।
प्लीज गाइड मी इफ आई एम रॉन्ग। देखिए, हमने पिछले कुछ अरसे में देखा, ख़ास तौर पे पिछले 2-3 साल के अंदर, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ़ औक़ात में जज साहिबान का आपस के अंदर कुछ जुडिशल पॉइंट्स पे और कुछ गैर जुडिशल पॉइंट्स पे, यानी कि कॉन्डक्ट के पॉइंट्स के ऊपर डिसएग्रीमेंट रहा। आपको याद होगा कि जब आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस थे तो उस वक़्त भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब के रेफरेंस या मुकदमे के बारे में कुछ ख़तो ख़ताबत हुई, जो कि पब्लिक भी हुई, हमने मीडिया पे भी अनफॉर्चुनेटली देखी कि वो डिस्कस होती रही, दीगर भी उसमें इश्यूज़ हुए। ये मामलात अदालत के अंदर की इन हाउस जुडिशल मामलात भी और इन हाउस प्रोसीजर मामलात के ऊपर भी अब से पिछले 3-4-5 साल से कुछ बहस हो रही है और कुछ खलिश भी है नेचुरली जज साहिबान के अंदर। ऐसी सिचुएशन को ज़रूरी नहीं कि ये हमारे जुडिशल प्रोसेस के लिए ख़राब हो। अगर आप दुनिया सारी के अंदर देखें, अमेरिका के अंदर इधर उधर, अमेरिका के 9 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जिसमें से 4 रिपब्लिकन थॉट प्रोसेस के या कंजर्वेटिव हैं, 4 लिबरल्स हैं, दरमियान में एक स्विंग वोट होता है, कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। आइडियोलॉजिकली अगर सोच के, फ़िक्र के लिहाज से जज साहिबान में कुछ तकसीम हो तो ये अदालत के लिए, जमहूरियत के लिए अच्छी बात है। लेकिन जो हमने पिछले 3-4 सालों में देखा कि कुछ मज़ीद प्रोसेस की, कुछ और चीज़ों के ऊपर भी आपस में डिसएग्रीमेंट्स पब्लिक के अंदर नज़र आए। मेरा ख्याल है कि आज के इस 6 मेंबर बेंच के ऑर्डर के अंदर जब भी ये इसके तफसीली रीज़न सामने आएंगे, इंटरनल मामला तो जो हों सो हों, चीफ जस्टिस साहब दीगर जज साहिबान से बात करें, उनको ऑन बोर्ड लें चीज़ों में, अच्छी बात है। लेकिन अदालत मेरा ख्याल है कि अपने ऑर्डर में कोशिश ये करेगी कि वो उन शकूक व शुबहात के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल कॉन्डक्ट के ऊपर पड़े, जो रजिस्ट्रार के कॉन्डक्ट पे पड़े, जो सुओ मोटो के इख्तियार या केसेस की समात पे पड़े, उन चीज़ों को सेटल कर देगी और कहेगी कि ये कंट्रोवर्सीज हम पब्लिकली नहीं कर रहे, ये मामलात इस तरह अदालत में सेटल होंगे। और जो बाकी चीज़ें हैं, जो जज साहिबान की जो आइडियोलॉजिकल आपस में सोच में जो फिक्र, जो इख्तलाफ है, जो जजमेंट्स में इख्तलाफ है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये चलता रहेगा। ये कुछ फैसले इस हक में आएंगे, कुछ फैसले उस हक में आएंगे, ये एक हेल्दी डिस्कशन है। लेकिन जिन चीज़ों को की वजह से सुप्रीम कोर्ट की और जज साहिबान की माशरे के अंदर, साहब ये वाकई बड़ा हेल्दी कोर्स है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये मज़ीद हेल्दी हो जाए अगर जो हुकूमत एतराज़ करती है कि इस तरह का बेंच ना बने, फिर दीगर भी जज उसमें होने चाहिए, फिर तो लुत्फ़ आए ना, फिर तो वाकई अच्छा फ़र्क नज़र आए। देखिए, मैं इन प्रिंसिपल तो इस बात के बिल्कुल भी मैं इस बात से इख्तलाफ नहीं करता कि जज साहिबान के एक फुल बेंच बन सकता है या सारी कोर्ट इकट्ठे बैठ के फैसला सुन सकती है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि हमें आहिस्ता आहिस्ता, हमारे केस लोड्स थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन दुनिया में इस तरह के भी मॉडल्स हैं। अमेरिका फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, जहां पे हर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट का तमाम जज साहिबान सुनते हैं। हर मुकदमा अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरे 9 जज साहिबान सुनते हैं। लेकिन ये बातें पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट रूल्स, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान में आने वाले दिनों में तय होंगी, आने वाले सालों में तय होंगी। हो सकता है हम मुख्तलिफ रिफॉर्म्स करें, आइन का इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करें। ये चीज़ें 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल की हमारे स्ट्रक्चर की चीज़ें हैं। इस वक्त मेरे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा इमीडिएट इशू था, वो उस उभाम की बात थी जो काजी फ़ाइज़ा साहब के फैसले के बाद और दीगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फैसले के बाद इस बात के ऊपर उठ गया था कि 184(3) में कार्रवाइयाँ कैसे हो रही हैं, रजिस्ट्रार है, मौजूद है, रिमूव होगा, हुकूमत के पास इख्तियार है चीफ जस्टिस से पूछे बगैर रजिस्ट्रार को रिमूव करने का। ये जो कुछ इमीडिएट चीज़ें थी, मेरा ख्याल है इनको ये 6 मेंबर बेंच रिजॉल्व कर देगा। जो दीगर आइडियोलॉजिकल रिफ्ट्स हैं जज साहिबान के दरमियान, ये हेल्दी हैं और ये कंटिन्यू करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और नुक्ता ये उठ रहा है कि ये पंजाब के बारे में इस हद तक वाज़े गाइडलाइंस, तारीख़ का तयन, किसका क्या किरदार, वो भी बता दिया गया। तो KP के क्या सोतेला था, वहाँ 90 दिन की हद नहीं पूरी होती, ये भी सवाल उठ रहा है। नहीं, ऐसे अच्छा। ये बात इस तरह नहीं है।
देखिए, कानून के अंदर जब मैटर केपीके का और पंजाब का दोनों का सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो अदालत को बताया गया कि क्योंकि केपीके के गवर्नर के पास इख्तियार है ये डेट देने का। पंजाब के, आपको याद होगा, गवर्नर ने कहा कि क्योंकि मैंने असेंबलीज डिसॉल्व नहीं की तो मैं डेट देने का इख्तियार ही मेरे पास नहीं है। तो अदालत के सामने इस मुकदमे में सवाल था कि कौन, आपको याद होगा, कि कौन तारीख देगा। असल सवाल तारीख का मिलना नहीं था, बल्कि अदालत के सामने सवाल ये था कि तारीख कौन देगा इलेक्शन की। क्या गवर्नर देगा, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर देगा, किन वजूहात की वजह से देंगे। केपी की हद तक ये बात डिसाइड हो गई कि गवर्नर तारीख का फैसला करेगा। तो उस मुकदमे को अदालत ने वहीं पे छोड़ दिया और डायरेक्शन दे दी कि केपी के गवर्नर तारीख का तयन करें। अगर वो नहीं करेंगे तो एक नया केस फाइल हो सकता है। पंजाब की हद तक, क्योंकि गवर्नर साहब खुद इस बात को डिस्प्यूट कर रहे थे कि मेरे पास ये पावर नहीं है, और हुकूमत कह रही थी पावर गवर्नर के पास है, और इलेक्शन कमिश्नर कह रहा था कि गवर्नर के पास है, तो अदालत ने इस बात का तयन किया कि ऐसे करते हैं कि सदर मुमलिकत से कह देते हैं वो इलेक्शन की डेट दे दे। ओरिजिनल केस जो है वो इस तरह था। उसके बाद जब सदर मुमलिकत ने डेट दे दी और कहा कि फुला तारीख को इलेक्शन होंगे पंजाब में, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने अज खुद दीगर चीजों की वजह से, सिक्योरिटी और फाइनेंस की वजह से, उस इलेक्शन को डिले कर दिया। चलिए, आज का मुकदमा जिसमें फैसला आया है, उसमें अदालत के सामने सवाल यह था कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर अज खुद अपनी वजूहात की वजह से या अपनी तयन की गई वजूहात की वजह से सदर पाकिस्तान की उस तारीख को जो अदालत उज़्मा के हुक्म के नीचे दी गई थी उसको तब्दील कर सकता है, नहीं कर सकता। आज का फैसला इस मुकदमे के बारे में था, वो बड़ा वाज़ेह है। ठीक हो गया जी। हम साथ हमारे साथ रहिएगा, आपसे अपने प्रोग्राम में भी बात होगी, आपसे इंशाल्लाह मज़ीद भी गुफ्तगू होगी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का रद्द-ए-अमल आना है, कैबिनेट का इजलास जारी है। शामी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब और सलमान गनी साहब, आप भी मेरी तरह सुन ही रहे थे, क्योंकि ताज़ा अपडेट्स आ रही थी तो हम अदील साहब के पास या वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर सिद्दबासी के पास भी जा रहे थे। तो अब शामी साहब, क्या इन दो सूरत हालों को मिला के पढ़ना है, ये दोनों अलग-अलग हैं, और गवर्नमेंट के रिएक्शन का वेट करना है, या रिएक्शन की ज़रूरत नहीं रही? नहीं, हुकूमत का देखें ना, हुकूमत का जो रद्द-ए-अमल है उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं रही। फैसला क्लियर हो चुका है। चीफ जस्टिस साहब ने बता दिया है कि ही इज़ हेयर टू स्टे, और अपना इख्तियार वो इस्तेमाल करेंगे। प्रिवेल किया, बल्कि और प्रिवेल किया है और असर्ट किया है। अब हुकूमत अगर इस हुक्म की कोई खिलाफ वर्जी भी करना चाहती है ना, तो उसे ऐसे तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई नई सिचुएशन पैदा हो तो तभी तो कोई रास्ता निकलेगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि हुकूमत के अपने मुफाद में है कि इस फैसले के खिलाफ खड़ी हो या खड़े होने की कोई गुंजाइश हो। तो मेरा ख्याल है आगे चलना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। ठीक जी। डॉक्टर साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बनेगी एज वी आर अबाउट टू कंक्लूड आवर ट्रांसमिशन? देखिए, बड़ी मेरे नज़दीक तो कोई इतनी लंबी डिस्कशन की यहाँ इसमें इन मामलात पे ज़रूरत नहीं है। जो इमीडिएट इश्यूज थे वो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों केसेस में, अगर चाहिए दोनों डिफरेंट केसेस हैं, इनको आपस में लिंक ना करें, दोनों केसेस में जो इमीडिएट इश्यूज थे उनको एड्रेस कर दिया। लेकिन सर इसकी इम्प्लीकेशन तो है ना जी दूसरे केस की? नहीं, दूसरे केस की दूसरे केस की पहले के लिए कोई इम्प्लीकेशन पहले के नहीं, अपने इंटरनल देखिए उसकी मैं बात देखिए, जहाँ तक लॉन्ग टर्म इश्यूज का ताल्लुक है जो कि जुडिशरी के अंदर होते हैं, ये बिल्कुल साद रसूल ने सही बात कही। अमेरिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इश्यूज हैं और आपको इश्यूज दूसरी जगह भी सुपीरियर कोर्ट्स में ये चीज़ें मिलती हैं, जिसमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होते हैं, पर्सनैलिटी डिफरेंसेस भी होते हैं कि लोग सोचते देखते डिफरेंट अंदाज में है। वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है और उसका जो सेटल होता है ओवर टाइम होता है। कुछ वक्त खुद सेटल इस तरह करता है कि लोग रिटायर हो जाते हैं। जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो बहुत सी चीज़ें खुद ब खुद जो है वो पीछे चली जाती हैं। तो मेरे नज़दीक जो है जो इमीडिएट इशू इस वक्त यही था कि इलेक्शन का क्या होगा। इलेक्शन का बड़ा वाज़ेह पंजाब का फैसला आ गया है और केपी के लिए एक लीड फ्रेमवर्क तो मौजूद है। लीड फ्रेमवर्क पंजाब वाला ही होगा, लेकिन उसके जो अंदर की तफासील हैं
वो इलेक्शन कमीशन भरेगा। यानी वो कुछ दिनों का फर्क पड़ जाएगा वहाँ पे। हाँ, 2 हफ्ते का फर्क पड़ सकता है, 3 हफ्ते का फर्क पड़ सकता है, लेकिन 8 अक्टूबर वाली डेट वैलिड नहीं होगी। वो तो वैलिड नहीं रूल आउट होगी ना जी। वो तो रूल आउट हो जाती है। इलेक्शन कमीशन को खुद अब ये फैसला करना पड़ेगा। और एक ऑप्शन अलबत्ता है, अगर इकट्ठे इलेक्शन सूबों में और वफाक में इकट्ठे इलेक्शन अगर सरकार चाहती है तो नहीं, उसका तो बड़ा आसान तरीका है ना, वो तो फिर ये बैठ के आपस में सियासतदान बैठ के फैसला कर लेते कि प्रोविंशियल इलेक्शन थोड़े से पीछे जाते, नेशनल असेंबली इलेक्शन थोड़े से आगे आते, कोई एक दरमियाना रास्ता निकाल लेते। लेकिन हमारी सियासत में इस वक्त ज़ाती अना इतनी ज़्यादा है कि दरमियाना रास्ता जो डॉक्टर साहब ये भी याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका मार्जिन दिया। हाँ बिल्कुल, कहा उसने आपस में बात कर लें, लेकिन वो बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। अब आप जिसको मर्जी जिम्मेदार कहें। सलमान गनी साहब, अब क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि कैबिनेट मीटिंग में क्या तय होगा? गवर्नमेंट क्या अपना तस्लीम करेगी इस फैसले को या कोई और एडवेंचर के मूड में जाएगी? माजी में तो जाती रही हैं हुकूमतें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। देखिए जामी साहब, पंजाब के इलेक्शन के हवाले से जो कन्फ्यूजन थी वो तो इस फैसले से दूर हो गई। और हमेशा इस तरह की सूरत हाल में कहते हैं कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि ये फैसला तो हो गया है। अब इस फैसले के बाद एक चीज़ तो तय है कि आने वाले 6 माह के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी माहौल ही रहेगा। और दूसरी बात, पहले पंजाब का, फिर केपीके का, फिर उसके बाद इसका मतलब आपकी पाकिस्तान की मईशत के स्टेबल होने के इम्कान बहुत कम है जब ये अफरा तफरी और ये सारी सूरत हाल रहेगी। दूसरी बात देखें, कौम के अंदर जो तकसीम का अमल है उसे तो ख़त्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब ये तकसीम अदारों के अंदर भी मौजूद है। और जैसे अदील ने भी कहा और आपने भी अपने सवालात में कुछ नुकात उठाए हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट जैसे अदारे के अंदर एक तकसीम पैदा हुई है और आप हंगामी बुनियादों पे इक़दाम करते चले जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी फैसला साजी होगी उसके साथ पाकिस्तान के इस सारी माहौल पर भी पड़ेंगे। मैं कहता हूं कि अदारों के अंदर कभी इस तरह की कन्फ्यूजन तारी नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान के मामला जब हम सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई रास्ता दिखाएगी तो अंदरूनी जो गंभीर सूरत हाल है उसके असरात भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर पड़ सकते हैं। मैं अदील जाते जाते आपसे भी बात कर लूँ, क्योंकि अभी तो आपने फैसले के ऊपर या दूसरा जो केस है उसके ऊपर डिटेल में नाज़रीन को आगाह किया, जो बारीकियां थी उससे हमें आगाह किया। अब एक अहम सवाल ये भी है कि इस्लामाबाद में बैठी सरकार और काबीना, वहाँ से क्या बरामद होने जा रहा है? कोई इसकी सुनगुन है आपको? देखिए, वफाकी हुकूमत ये तय कर चुकी है, उन्हें अंदाज़ा था कि फ़ैसला क्या आएगा। बैठने के लिए भी तैयार नहीं थे, अदालत के बारहा कहने के बावजूद बैठने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरी दिन जजमेंट रिजर्व होते हुए चीफ जस्टिस साहब ने एक मरतबा दोबारा उन्हें यह सुनाया कि देखें, हमने आपको ये ऑप्शन दिया था, अब हम ये फ़ैसला देने जा रहे हैं, आइन के मुताबिक चलना है। और वो आइनी कानूनी फ़ैसला आ गया। ये हुकूमत को अंदाज़ा था कि फ़ैसला इस तरह का आ सकता है, इसी तरह का फ़ैसला आएगा और कोई मार्जिन निकल भी नहीं रहा। अगर कोई जिसने भी इस सारी सिचुएशन को कवर किया तो अंदाज़ा हो रहा था। लेकिन आने वाले दिनों में हमारे हुकूमती ज़राए ये बताते हैं कि कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होंगी जो इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ताउन फराहम करने के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाले दिनों में आ सकती हैं। लेकिन अब परेशानी ये बन गई है कि ये अपने गले मुसीबत डालेगा कौन ये कबूल करेगा कि अदालती फ़ैसला, फिर उसके बाद जो नया केस शुरू होगा, तौहीन अदालत का केस शुरू होगा, तो उसमें फिर ये ज़िम्मेदारी अब उस फरीक को लेनी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जल्दी से शेड्यूल जारी करके और उसके बाद इस शेड्यूल के अमल को रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने उस वक़्त वो बरियो ज़िम्मा हो गया। अब इलेक्शन कमीशन बरियो ज़िम्मा नहीं हो सकता, अब इलेक्शन कमीशन शेड्यूल को नहीं रोक सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब अदालत आना होगा और जब इलेक्शन कमीशन अदालत ये शिकायत लेकर आएगा कि ये ताउन नहीं किया जा रहा, 11 को आना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन हुकूमत ने ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये मद्देनज़र रखे हुए हैं और इस वक्त उनकी जो लीगल टीमें हैं वो जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब और कुछ दीगर लोग जो हैं वो इस सारे मामले पे वर्किंग कर रहे हैं। कुछ होमवर्क पहले मुकम्मल कर लिया हुआ था, तो इसलिए अभी भी मैं समझता हूँ कि अनसर्टेनिटी मौजूद है। अनसर्टेनिटी इलेक्शन के हवाले से अभी तक मौजूद है। ये तो इनसे एक बड़ा सियासी ब्लंडर हो गया कि गवर्नर ने उस वक्त असम्बली तहलील नहीं की इस मामले को डिले करने के हवाले से। लेकिन
यही मामला गले पड़ गया। देखिए केपी में बिल्कुल अगर वहां पे यहाँ अगर गवर्नर ने की होती तो गवर्नर के पास इख्तियार होता। अच्छा अदिल, ये छोटी सी आ गया था। बिल्कुल छोटी सी एक ब्रेक है क्योंकि बड़ा आज मुल्क की तारीख का बड़ा अहम ये फैसला है, इस पर सरकार के रद्द-ए-अमल का बिलखुसूस मुझे शिद्दत से इंतजार है क्योंकि काबीना का इजलास जारी है तो हमारी ये ट्रांसमिशन भी जारी है। लेकिन हमारे साथ शामी साहब तशरीफ रखते हैं, डॉक्टर अस्करी रिजवी साहब हैं, जनाब सलमान गनी साहब, बैरिस्टर साद रसूल साहब और जनाब अदील बड़ाई साहब। आप सबसे दोबारा मिलते हैं छोटी सी एक ब्रेक के बाद और फिर आप हेडलाइंस भी देख लीजिएगा। अहम तरीन खबर से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। पंजाब में आम इंतखाबात 30 अप्रैल के बजाय 14 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का इंतखाब मुलतवी करने का हुक्म करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं कि वो 90 रोज से ताखीर करे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म में कहा इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की 8 अक्टूबर की तारीख देकर दायरे इख्तियार से तजावुज किया है। निगरान हुकूमत फौरी तौर पर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में ऐसा कहा। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें मुसलसल अपडेट कर रहे थे। आमिर, आज की समाअत के हवाले से तफसीलन आगाह कीजिएगा, क्या क्या हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस का, जो तहरीक इंसाफ की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी। साथ में स्पीकर पंजाब असम्बली भी इसमें दरख्वास्त गुजार थे। इस मुकदमे की समाअत के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था जो आज सुनाया गया और उस फैसले में यह करार दिया गया कि 3-0 से ये मुतफ़िका तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दे दिया है कि पंजाब में इंतखाबात जो 30 अप्रैल से मुलतवी किए गए थे 8 अक्टूबर तक, वो गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम था इलेक्शन कमीशन का, उसको कलअदम करार दिया जाता है। और ये करार दिया जाता है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो इस तारीख में तब्दीली करते। साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो शेड्यूल है उसमें तब्दीली की गई है और ये कहा गया है कि क्योंकि इस सारी लिटिगेशन के दौरान 13 रोज़ की ताख़ीर हुई, लिहाजा मजमूई तौर के ऊपर 14 दिन डिले किया गया इलेक्शन पंजाब में और अब जो पोलिंग है वो 14 मई को होगी। इसके साथ साथ जो मुकम्मल शेड्यूल था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल था वो 5वीं स्टेज के ऊपर था 22 मार्च को जब ये तारीख तब्दील की गई और उसके बाद जो शेड्यूल में होने वाले 11 स्टेप्स थे उनमें से 6 स्टेप्स के लिए जो है वो नई तारीखें दे दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में जो 6 सफ़ात पर मुश्तमिल है उसमें शेड्यूल भी जारी किया है, अमेंड किया है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि जो पंजाब की निगरान हुकूमत है, बिलखुसूस IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वो हर किस्म की मुआवनत करेंगे और अमन व अमान को यकीनी बनाएंगे पंजाब में, ताकि 14 मई को इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। साथ में वफाकी हुकूमत को कहा गया है कि वो 20 अरब रुपए के फंड्स भी जारी करे ताकि इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। इसके साथ साथ ये कहा गया है वफाकी हुकूमत को कि वो अमन व अमान के लिए पाक फौज, रेंजर्स, पैरामिलिट्री फोर्स समेत तमाम इदारों को मदद पे रखे इलेक्शन कमीशन के साथ, ताकि इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। इसके साथ साथ ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को कहीं पर भी किसी दुश्वारी का सामना करना पड़े तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि जो 2 कंट्रोवर्सीज जन्म ली थी, जिसमें कहा गया कि शायद जो पहला अज़-खुद नोटिस केस का फैसला था वो 4-3 से था, उस दलील को भी रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो सुप्रीम कोर्ट का अज़-खुद नोटिस केस में जो फैसला था वो 3-2 से था और 3 जजेस ने उस वक्त भी ये करार दे दिया था कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर के ऊपर सदर पाकिस्तान की मुशावरत के साथ इलेक्शन का इंतज़ाम करे, जिसकी अमल दरामद में ही 30 अप्रैल की तारीख दी गई थी। इसके साथ साथ इस हुक्म में ये भी कहा गया कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से ये कहा गया कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत अज़-खुद नोटिस केसेस या जो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर की जाती हैं उन केसेस की समाअत ना की जाए, उस इम्प्रेशन को भी रद्द कर दिया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच है वो पहले ही करार दे चुका है कि ये इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है, लिहाजा उस दलील को भी या उस कंट्रोवर्सी को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस तहरीरी हुक्मनामे में ख़त्म कर दिया है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के सिलसिले में अदालत ने कहा कि क्योंकि दौरान समाअत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने
उनके जो वकील थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया था कामरान मुर्तज़ा ने, लिहाजा हम उनको नहीं सुन सके। लिहाजा इस पूरे मामले में हम उस केस को अलग करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए अगर जो फ़रीक़ैन हैं या जो दरख्वास्त गुजार हैं वो नई दरख्वास्त दायर करना चाहें मुतल्लिका फ़ोरम पर तो वो दायर कर सकते हैं। उसके लिए सेपरेट प्रोसीडिंग्स होंगी और अलग से कार्रवाई होगी। लिहाजा आज की ये जो तमाम तर प्रोसीडिंग्स थी इनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में क्लियर कर दिया है कि जो पंजाब में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें तब्दीली जो की गई है वो हर सूरत होंगे और 14 मई की तारीख मुकर्रर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और तमाम जो शेड्यूल है उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। साथ में जो कंट्रोवर्सीज जन्म ले रही थी कि जो दीगर जजेस के फैसले थे, इख्तलाफी नोट्स थे, उससे उन तमाम जो कंट्रोवर्सी थी उनको भी ख़त्म कर दिया गया है और साथ में फंड्स, चलिए, अमन व अमान की जो दीगर एक्सक्यूजेस थे इलेक्शन कमीशन थे उन तमाम को भी ख़त्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक आमिर, आपको हम सुन पा रहे थे न्यूज़ स्टूडियो से वापस एक बार हम ट्रांसमिशन की जानिब आ चुके हैं क्योंकि इंतहाई आम दिन है मुल्क की सियासी और आइनी तारीख का जब पंजाब में आम इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की बजाय 14 मई की तारीख का तयन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। इलेक्शन कमीशन का जो 22 मार्च का इंतखाबात मुलतवी करने का हुक्म था उसे कलअदम करार दिया है। इस फैसले में 6 सफ़ात पर मबनी ये फैसला भी सामने आ चुका। इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं कि वो 90 रोज़ से ताख़ीर करे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की 8 अक्टूबर की तारीख देकर दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया। निगरान पंजाब हुकूमत फौरी तौर पर पंजाब इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद करे। विफाकी हुकूमत को पाबंद किया है कि फ़ौज, रेंजर समेत दीगर इदारों की सिक्योरिटी मुहैया करे और अज़ खुद नोटिस केस पर जो 4-3 के फैसले का दावा था उसे भी मुस्तरद कर दिया क्योंकि इस दावे पर तकिया कर रही थी PDM सरकार। अभी तक का जो रद्द-ए-अमल आया है इनका विफाकी वज़ीर क़ानून हूँ आज़म या अता तारड़ का ट्वीट हो या मोहसिन शाहनवाज रांझा हूँ, उसमें कोई वाज़े लाइन लेंथ दिखाई नहीं देती। प्रॉबेबली हेवीली बैंक ऑन कर रही है PDM सरकार। जो कैबिनेट की मीटिंग अभी जारी है क्योंकि इत्तेहादी भी इसमें शामिल हैं, उसके बाद कोई वाज़े लाहे अमल सामने आएगा कि PDM क्या सोचती है क्योंकि इस फैसले से मुफर तो बिल्कुल मुमकिन दिखाई हमें नहीं देता। शामी साहब, कोई ऑप्शन बाकी बचती नहीं है वैसे सरकार के पास इस फैसले के बाद चाहे जाए कि कोई एमरजेंसी ना नाफिज कर दी जाए? एमरजेंसी क्या नाफिज हो सकती है? कैसे हो सकती है? नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एमरजेंसी नाफिज होने की तो कोई वजह इस वक्त मौजूद नहीं है, ना कोई ऐसे हालात हैं खुदा न खास्ता, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है, ना इकनॉमिक एमरजेंसी आप नाफिज कर सकते हैं। उसके तो फिर अपने नुकसानात होंगे और मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई एक्सट्रीम पोजीशन ली जा सकती है या ली जानी चाहिए। तो मेरा ख्याल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पास एक मौका था कि वो आपस में बैठ जाती और तय कर लेती कि अगर कोई एक मुत्तफ़िका तारीख़ जो है पूरे मुल्क में इंतखाबात की हो जाती और ये जो सोबत उठानी पड़ेगी पूरी कौम को कि यानी आने वाले 6-8 महीने जो हैं वो मुसलसल इंतखाबात के अमल से यानी आपको गुजरना पड़ेगा। ये अब तो ऐसी सूरत होगी। अब तो देखें ना, पहले अब तो मुसलसल इंतखाबी सूरत हाल होगी ना। पंजाब के इलेक्शन आप निपटाएंगे, फिर KP के आ जाएगा, फिर कौमी असम्बली का आ जाएगा। इंतखाबी बुखार चढ़ा होगा कौम को। हाँ जी। और हमारी मईशत इससे मजीद मुतासर होगी। वोटर थक जाएगा। वोटर तो खैर जो थकेगा तो थकेगा। वोटर तो बेचारा वैसे परेशान है और बदहाल है। तो मगर ये एक लंबी एक्सरसाइज है। अब इसका कोई मुदावा जो है हमारे कानून और आइन में तो है नहीं। आइन तो अपने 90 दिन पे अड़ा हुआ है और अगर सियासी जमातें मिलकर कोई रास्ता तलाश कर लेती तो ये मुनासिब होता। अब ऐसा नहीं हुआ। अब तो वो भी मुमकिन ही रहा ना जी। अब मुमकिन नहीं है क्योंकि फैसला आ गया और अब फैसला आ चुका है। बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ें, इलेक्शन की तैयारी करें, कोई एक ज़ाब्ता अखलाक उसकी पाबंदी करें और कम से कम हालात ख़राब हों, एक दूसरे को निशाना ना बनाएं और एक यानी एक ये क्या कह रहे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है उसको उसकी तरह मद्देनज़र रखते हुए, जिसका इंतहाई फुकदान है हमारी सियासत में इन दिनों। हाँ वो तो है, इंतहाई फुकदान है, लेकिन फिर भी उसकी बात तो करनी ही पड़ेगी ना। बिल्कुल। यानी बीमार जो है उसको जिस गोली की ज़रूरत है वो तो देनी पड़ेगी, तजवीज़ करना ही पड़ेगा ना कि हजूर आप ये। लेकिन सर दर्द की गोली से इलाज नहीं ना हो पा रहा सर। नहीं, अब तो गोली भी नहीं वो खाने को तैयार ना।
वो तो सर दर्द जो है, अब तो इंजेक्शंस लगने की नौबत आन पहुंची है सर। एंटीबायोटिक देख लें। पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा अब आपको आगे बढ़ना होगा इंतखाबी प्रोसेस में। सलमान गनी साहब, ब्रेक आई और उस ब्रेक में मैं देख रहा था कि आप मुसलसल फ़ोन पे बिजी थे, तो मेरी ये गुमान गुजरा कि गालिबन आप ये नोट करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, जानकारी लेना चाह रहे हैं कि जो हुकूमती हल्का है, साइड है, वो कहाँ खड़ी है, क्या सोच रही है, तो कोई सुनगुन बनी? देखें जावेद साहब, जब इंतखाबात की बात होती है तो मैं समझता हूँ कि जो भी पॉलिटिकल फोर्स इसे अवॉइड करने की कोशिश करती है तो उसका सियासी केस कमज़ोर होता है। बिल्कुल। बदकिस्मती से कह लें या जो सूरत हाल बनी, इसमें PDM ने जो 2 सूबों का इंतखाबी अमल था, इसमें एक इलेक्शन की बात की थी। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने अदालती फैसले के बाद खुद वो भी ये कहते नज़र आ रहे थे कि 2 इलेक्शन से माली बोझ बढ़ेगा, अगर एक इलेक्शन करना है तो इस पर बातचीत हो सकती है। मेरा ख्याल बुनियादी ज़िम्मेदारी हुकूमत की थी और दोनों साइड्स ने इस हवाले से ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहरा नहीं किया। चीफ जस्टिस साहब बार बार ये कहते नज़र आए कि सियासी मुफाहमत करें, दर्जा हरारत कम करें। देखिए अब फैसला बड़ा क्लियर है इलेक्शन के हवाले से, और ख़ास तौर पर पंजाब। और जामी साहब, असल इलेक्शन होना ही पंजाब में है। उसके बाद मेरे ख्याल में, बतौर जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल में कौमी असम्बली के इलेक्शन की वो अहमियत और हैसियत नहीं होगी। पंजाब में फैसला हो जाएगा मुस्तकबिल की सियासत का, मुस्तकबिल की हुकूमत का। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि वो टेंशन जो है वो ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। अगर पाकिस्तान ने आगे की तरफ बढ़ना है, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को बहाल करना है या बेहतरी की तरफ लेके जाना है, तो फिर वो ऑप्शन मौजूद है कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप। देखें, बात से कि हैरानगी है कि जिस पाकिस्तान की बुनियाद पर वो सियासत करना चाहते हैं, लेकिन उस पाकिस्तान की उनको कोई इतना ज़्यादा ख्याल नहीं है। अगर ये सब कुछ पाकिस्तान के साथ है ना, आज मसरद इक़्तिदार पे पहुंचना है तो पाकिस्तान के अवाम ने फैसला करना है। और एक अलमिया जामी साहब हमारा ये भी है कि जैसे अभी शामी साहब ने भी एक फ़िक्रा कहा कि अवाम का परसाने हाल भी तो देख ले क्या है। ये सारी लीडरशिप जो है, क्या इन्होंने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के इश्यूज़ के हवाले से संजीदगी जाहिर की है? किसी ने भी। और अब भी उनके सारे अपने अपने मफादात हैं और जल्दी इस बात की है कि कोई इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहता, कोई मसरद इक़्तिदार पे पहुंचना चाहता है। ये 22 करोड़ अवाम कहाँ खड़े होंगे, ये सवाल जो है ये पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप के सामने भी है और सियासी जमातों के सामने भी। जहाँ तक कैबिनेट मीटिंग की बात है, लेकिन जिन 2-3 लोगों से मेरी बात हुई है वो अभी तक कन्फ्यूज़ हैं, और अब मैं नहीं समझता कि इस अदालती, देखें दुनिया के अंदर जो अदालती फैसले हैं वो इस्तेहकाम का जरिया बनते हैं, और हमारी तल्ख तारीख ये है कि पाकिस्तान के अंदर अदालती फैसले भी इस्तेहकाम का बनने की बजाय यहाँ पर एक इंतशार। अब इसमें से क्या राह निकालेगी गवर्नमेंट, मैं नहीं समझ पा रहा। लेकिन बात है कि अगर वो इलेक्शन से अवॉइड करेंगे तो उनकी पोजीशन और ज़्यादा कमज़ोर होगी। बिल्कुल ठीक, और नाअहली की जानिब मामला जाएगा। प्रोफेसर साहब, आर्टिकल 220 का जिक्र कर रहे थे जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान लोधी साहब। वो बड़ी अहम बात थी कि तमाम इदारे पाबंद हैं टू अकोमोडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, टू सपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन के इनेकाद के लिए। तो अब इस फैसले के बाद तो पाबंद हो गए इदारे कि वो निगरान सरकार के साथ ताउन करें ताकि इस टाइम लाइन के अंदर इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। ऐसा ही है? देखिए, जो जजमेंट आया है उसके बाद पंजाब में तो कोई चॉइस नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि वो इलेक्शन को आगे पीछे जो है वो कर सके। ठीक है, हुकूमत जो है वो अपनी रिजर्वेशंस का, अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो ज़िक्र तो ज़रूर करेगी, तो आखिर कुछ ना कुछ तो कहना ज़रूरी होता है। तो लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी चॉइस नहीं है कि कोई और रास्ता जो है वो निकाल सकें। आपने पहले इमरजेंसी की बात की थी, इमरजेंसी नाफिज करने से इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होता। वो एक सेपरेट क्लॉज है जो सिर्फ कौमी सतह पे नाफिज होता है, यानी वो नेशनल असम्बली पर अप्लाई होता है। प्रोविंशियल असम्बली के इंतखाबात के बारे में इमरजेंसी में भी खामोशी है आइन के अंदर। लिहाजा इलेक्शन से घबराना जो है या उससे किसी तरह जान छुड़वाना एक गैर जमहूरी और एक गैर सियासी रवैया है, और इसको हम सिर्फ अना के हवाले से ही देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये फ़ैसला बेहतर तो यही होता कि ये सियासतदान ख़ुद बैठ के फ़ैसला कर लेते, लेकिन हमारे सियासतदान जो हैं बैठ के लड़ाइयाँ करने में ज़्यादा तजर्बा रखते हैं और सुलह सफाई से मामलात नहीं करते। और एक चीज़ भूल जाते हैं कि हैं, जिस तरह आज इस वक्त हम
73 के आइन की 50th एनिवर्सरी मना रहे हैं। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ी अच्छी मिसाल था कि तनाज़ों के बावजूद, झगड़ों के बावजूद, 73 में ख़ासकर फरवरी से मार्च के एंड तक इतने तनाज़ात थे अपोजिशन में और गवर्नमेंट में, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने स्टेप बैक किया और वो कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने मंजूर कर लिया बड़ी जद्दोजहद के बाद। बिल्कुल, तो वो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप था उस वक्त की लीडरशिप में। इसका मतलब है विजन था कि डिफरेंसेस अपनी जगह मौजूद हैं, अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जो कौमी अहमियत के मामले हैं उनमें हमें अपने डिफरेंसेस को और ज़ाती चीज़ों को एक तरफ रख के इकट्ठे होना चाहिए, वरना 73 का कॉन्स्टिट्यूशन ना बनता। बिल्कुल ठीक। साद रसूल साहब, आपकी जानिब अब आता हूँ, हम वाइंड अप करने जा रहे हैं। अब यानी कोई ऑप्शन बाकी नहीं रही दिल नातवा के लिए पीडीएम का जो है। बहुत दुख हुआ जामी साहब, बहुत दुख हुआ। मैं आपको इस पे शेयर भी सुनाता हूँ बात पूरी करके। ऑप्शंस तो हाँ, बहुत दुख हुआ। दिल नातवा को ऑप्शंस तो बहुत सारी चाहिए थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई के अलावा ऑप्शन कम नज़र आती है। देखिए जामी साहब, मैं सिर्फ क्योंकि आपने जिस तरह कहा हम इसको कंक्लूड करना चाहते हैं, मैं गुजारिश करूं 2-3 बातें छोटी छोटी सी। अदालती इस्तेहकाम, अदालती फ़ैसले इस्तेहकाम लाते हैं, ये सलमान गनी साहब ने फरमाया, बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा कहने का मकसद ये है, मैंने कहा सर आप ये फरमा रहे थे कि अदालती फ़ैसले इस्तेहकाम लेके आते हैं। जी, यहाँ पे अदालती फ़ैसले इस्तेहकाम नहीं ला रहे। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अदालती फ़ैसला तो इस्तेहकाम ला रहा है, उस फैसले के सामने जो फरीक खड़े हैं उनमें से एक फरीक बस नहीं करवाना चाहता इलेक्शन। तो अब इस बारे में हम किसको तरला करें? पिछले अप्रैल में एक प्रोसेस शुरू हुआ था जो एक अदालत के फैसले से ही ये हुकूमत इफ़ेक्टिवली हुकूमत आई। आपको याद होगा कि पिछले अप्रैल के अंदर जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने, कासिम सूरी साहब ने वो डिसमिस करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असेंबली की थी, तो एक अदालत के फैसले तफसीली जो आपका तबसरा है ना वो हमारे प्रोग्राम के लिए बाकी रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे से वाइंड अप करना है। लेकिन आपसे मैंने वादा किया था कि जो जहाँ से आपने तबसरे का आगाज़ किया था उस पर अहमद मुश्ताक साहब के 2 अशार हैं, आपकी नज़र, नाजरीन की नज़र और दीगर सुनने नज़र, कि कहाँ की गूंज दिले नातवा में रहती है, कि थरथरी सी अजब जिस्मो जान में रहती है, हज़ार जान खपाता रहूं मगर फिर भी कमी सी कुछ मेरे तर्ज़े बयां में रहती है। अल्लाह हाफ़िज़।